नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर हमारा जो प्रश्न पत्र है वह राजनीति विज्ञान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम पाठ्यक्रम का अध्ययन कर चुके हैं और इसी के साथ में हम आदर्शवाद का अर्थ और उसके महत्व के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो अब इस आदर्शवाद को हमने जब समझ लिया है तो इनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा के जगत में आदर्शवादी विचारधारा में अपना प्रभावशाली स्थान पाया है। और इस प्रकार आदर्शवाद के दो धाराएं उस समय प्रचलित हुई, एक आदर्श उदारवादी और दूसरी उग्रवादी। पहली उदारवादी आदर्शवाद और दूसरा उग्रवादी आदर्शवाद। अब मुख्य रूप से यह आता है कि आदर्शवाद के सिद्धांत क्या हैं। पहला बिंदु आता है राज्य एक नैतिक संस्था है, यानी आदर्शवादी ये मानते थे कि राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के सामाजिक जीवन तथा उसके जीवन के लिए जो उपयोगी सामग्री है या अवसर है उसको प्रदान करे। राज्य व्यक्ति को अपना इतना योग्य बनाए कि वह अपने सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों का सुचारू रूप से पालन कर सके, इस प्रकार उन्होंने बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में रहकर व्यक्ति एक स्वतंत्र रूप से रह सकता है। उस पर जिस प्रकार परिवार में रहने के बाद में उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, वैसे ही राज्य में रहकर यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो वह अनैतिक मूर्ख व्यक्ति भी नैतिक, बुद्धिमान और विवेकशील बन सकता है। यानी यदि किसी अनैतिक और मूर्ख व्यक्ति को भी राज्य में रखा जाए तो वह क्या करेगा, एक अच्छा आचरण करेगा। अतः आदर्शवादी एक क्या है, नैतिक संस्था है। और यह वास्तव में देखा जाए तो आदर्शवादियों की विचारधारा बिल्कुल वर्तमान परिस्थितियों में सही बैठती है। दूसरा बिंदु आता है राज्य की अनुपालना में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। राज्य के नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति अपना कार्य निश्चिंत कर सकता है और निश्चित ही उसकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होती। एक आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को यदि इस राज्य में रखा जाए और उसे सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए तो वह भी अपनी आचरण और व्यवहार में सुधार अपेक्षित होता है। अतः आदर्शवादी मानते हैं कि यदि राज्य की आज्ञा पालन में ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता मान लेता है तो वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। तीसरा आता है राज्य एक साध्य है, साधन नहीं। राज्य केवल एक साधन प्राप्ति का माध्यम है। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप अपनी कर्म के द्वारा वह पद प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आदर्शवादी हर एक को समान अवसर प्रदान करती है। आप में योग्यता है तो आप वहाँ एक के राजा बन सकते हैं, आप उच्च पद पर जा सकते हैं। ये आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। राज्य में कभी बल का प्रयोग नहीं किया है और राज्य वास्तविकता बल पर आधारित नहीं बल्कि इच्छा पर आधारित है। इसमें ग्रीन ने भी कहा था कि राज्य भय उत्पन्न करके अपनी आज्ञाओं का पालन करवाना इसका उद्देश्य नहीं है।
और यदि ऐसा करता है तो वह राज्य ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं होता है। और राज्य का आधार यदि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाए तो वह और ज़्यादा प्रामाणिक हो जाता है और वह स्थायी हो जाता है। इसी के बाद में आता है राज्य व व्यक्ति में कोई विरोध नहीं होता है। राज्य व्यक्ति से अलग नहीं है और व्यक्ति राज्य से अलग नहीं है। एक ही सिक्के के दोनों पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस प्रकार यदि राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है तो इनमें विरोध भी संभव नहीं है। राज्य व्यक्ति के लक्ष्य समान हैं, दोनों के लक्ष्य समान हैं। सब यही चाहते हैं कि व्यक्ति भी यही चाहता है मेरा विकास हो, राज्य भी यही चाहता है विकास हो। अब इस विकास के मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? विकास है। इसलिए क्या होता है, आदर्शवादी मानते हैं व्यक्ति बनाम राज्य नहीं होता है, बल्कि ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। फिर आता है राजनीतिक व नैतिक कर्तव्य समान है। राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य, राज्य के कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, राज्य के कुछ राजनीतिक कर्तव्य हैं, वैसे ही व्यक्ति के भी नैतिक कर्तव्य और राजनीतिक कर्तव्य होते हैं। आदर्शवादी राजनीतिक व नैतिक कर्तव्यों को समान बताते हुए उन दोनों कर्तव्यों में कोई डिफरेंस नहीं मानता है। वो कहते हैं दोनों समान हैं और इसलिए मानव कर्तव्य का संबंध उसकी अंतः क्रिया से है, अंतः चेतना से, आत्मा से है उसका। और जब आत्मा कोई कार्य करती है तो वह मन से कार्य होता है, और मन से जो कार्य किया गया है उसमें कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। फिर है अधिकारों की उत्पत्ति द्वारा। अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है। अब अधिकार जैसे कि अभी वर्तमान में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, किसकी उत्पत्ति है? राज्य के द्वारा दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार राज्य के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसका प्रयोग कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि राज्य चाहता है कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास हो सके इसके लिए। फिर आता है राज्य एक सर्वशक्तिमान है। राज्य के पास में सारी शक्तियाँ हैं और राज्य कभी मरता नहीं है। ठीक है ना? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमने सोचा था कि नेहरू जी के बाद में कौन इस राज्य को संभालेगा। तो वर्तमान में परिस्थितियाँ बदलती गई, धीरे धीरे नेता आते रहे, चलते रहे, और इस प्रकार भारत वही है, हमारा देश वही है, और उसमें लीडरशिप बदलती रहती है। यानी राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य अमर है, राज्य स्वयं एक ईश्वर है जिसकी आत्मा अजर अमर रहती है। इस प्रकार राज्य क्या है? एक स्थायी संस्था है और ये कभी मरती नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं तो यह हम व्यक्ति के लिए एक स्थायी संस्था का होना बहुत ही जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है राज्य का मुख्य कार्य जीवन के कार्य को सरल बनाना है। यानी मानव की आवश्यकताओं और उनके जीवन को सरल बनाने के लिए राज्य क्या कर सकता है? जैसे सड़क निर्माण है, बिजली है, पानी है, भोजन की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, वर्तमान में रोजगार की व्यवस्था है। इस प्रकार ये जन सामान्य कार्य करके राज्य उस व्यक्ति के जीवन को सरल बना सकता है, यानी जीवन के मार्ग को बहुत ही सरलतम बना सकता है। फिर राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सामान्य इच्छा को जानकर, क्योंकि वर्तमान में जाना है कि भाई राज्य की इच्छा है कि बालकों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए, तो राज्य ने, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार लागू किया।
इसी प्रकार किसान आंदोलन कर रहे थे, तो किसानों की सहायता करने के लिए किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना है और किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाओं की व्यवस्था सरकार ने की है। इस प्रकार राज्य क्या करता है, सामान्य इच्छा का एक प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके बाद में आता है राज्य का अपना लक्ष्य अथवा व्यक्तित्व है। राज्य अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और वही उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमारा देश विकासशील देश है और आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य का अपना चरित्र और इच्छा होती है। राज्य की इच्छा सदैव व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा तथा सामूहिक इच्छा से अलग तथा उच्चतर होती है। एक सामान्य व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, लेकिन राज्य उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जो उस राज्य के निवासी हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इस प्रकार आदर्शवादी राष्ट्र व्यक्तियों का समूह है, न कि केवल ये है कि केवल राज्य है, व्यक्तियों का समूह है। अतः व्यक्ति के समूह के बारे में वह विचार करता है। तो आज हमने आदर्शवादियों की मुख्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में इनकी आलोचनाओं के बारे में आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।